बिहार में लड़ाई है, एक तरफ चमकता भारत की, दूसरी तरफ तड़पता भारत। तो तड़पता भारत चमकते भारत के खिलाफ खड़ा है, यही बिहार का मैसेज है। सिर्फ अयोध्या में मंदिर बन रहे हैं, हमारे मंदिरों का क्या होगा? समाजवादी पृष्ठभूमि से निकले हुए समृद्धशाली राजनेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। पप्पू यादव वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक पॉलिटिकल एनजीओ चलाते हैं। न उनके पास पॉलिटिक्स है, न उनके पास पॉलिसी है। आप बीते 5 साल में क्या विकास देखते हैं सरकारों के अदला बदली के अलावा? राम मनोहर लोहिया के सपनों के आधार पर या जो उनकी विरासत है उसके आधार पर नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। बिहार में रिजल्ट तो अच्छा रहेगा, लेकिन किसका रहेगा? जाहिर है इंडिया गठबंधन का। और इस बार मोदी जी की राह कठिन है। ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जदयू को खत्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी बगैर हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के जीवित ही नहीं रह सकता है। भाजपा के लिए सबसे बड़ा हिंदी बिहार इकलौती ऐसी जगह है पूरे उत्तर भारत में, कहीं हिंदी क्षेत्र में, जहां वो अपनी बदौलत आज तक सत्ता में नहीं आई। भाजपा आपके कंधे पे सवार होकर सरकार में आ रही है, या फिर बार बार आप जब लगता है आपको कि आपकी सरकार अब खत्म हो जाने वाली है तो आप उनको उठा के अपने गोद में बैठा लेते हैं? आप जिस प्रश्न की ओर आप जाना चाह रहे हैं उसमें सफल नहीं होंगे। नहीं होंगे। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। इस समय हम लोग पटना में हैं। पटना रिपब्लिक में हम लोगों ने एक कार्यक्रम शूट करना था यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों के साथ, जो बिहार की तमाम राजनीतिक परिदृश्य पे अपना अपना विचार रखेंगे। देश भर में आज दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। बिहार में भी वही दूसरे चरण में 5 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें से एक कुछ ज़्यादा ही हॉट सीट है, पूर्णिया का। लेकिन इन सब पे बातचीत होगी। पहले तो ये हमारे यहाँ के लोग हैं जो बिहार की राजनीति पे बात करेंगे। इसमें कुछ लेखक हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ प्रवक्ता भी हैं। तो मनोज जी से शुरू कर लेते हैं, आनंद जी से, और उसके बाद बातचीत करते हैं कि बिहार में जो आज दूसरे चरण की वोटिंग हुई है, और पूर्णिया की सीट पर ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है। देखिए, पूर्णिया के सीट को जिस ढंग से लोगों ने मीडिया में हाइप दिया है, मैं उसे थोड़ा अलग देखता हूँ। पप्पू यादव वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक पॉलिटिकल एनजीओ चलाते हैं। न उनके पास पॉलिटिक्स है, न उनके पास पॉलिसी है, और इसके बदौलत वो लोकसभा का चुनाव जीतना चाहते हैं। अब आप हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। वो जिस समय जीते हैं उस समय एक पॉलिटिक्स ही उनके पास और एक पॉलिसी थी। वो 90 का दौर था, अगर अगड़ी पिछड़ी जातियों का कन्फ्लिक्ट था, और पप्पू यादव पिछड़ावाद के नाम पर वहाँ प्रतिनिधित्व करते थे, जो कि ये लड़ाई जो है 2005 आते आते दम तोड़ दी। इसके पहले भी पप्पू यादव चुनाव हार चुके हैं वहाँ से। 2005 के बाद जो बदलाव होता है वह जो है, अब यहाँ पर जो है कि एक अलग राजनीति शुरू होती है, अति पिछड़ों की राजनीति शुरू होती है। और जो आप कह सकते हैं कि गैर यादव पिछड़ी जातियाँ, अति पिछड़ी जातियाँ, दलित, महादलित, महिला कम्बिनेशन के साथ जो नीतीश कुमार आते हैं सत्ता में, तो ये उसकी राजनीति है। और ये खास करके जब जातीय जनगणना जब बिहार में होता है, जैसी चीज़ें सामने आती है, उसके रिजल्ट सामने आ गए हैं। अब उसके बाद अगर कोई यह सोचता है कि खास करके उस बेल्ट में आप सुपौल से लेकर के मैं कह रहा हूँ कोसी और सीमांचल वो बेल्ट है कि जहाँ अति पिछड़ों की बड़ी आबादी है। और उस सीट से जो पप्पू यादव को जिस फाइट को दिखाया जा रहा है कि वो लालू के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, नीतीश के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, मोदी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा उससे इतर देखता हूँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस से पप्पू उम्मीदवार भी होते महागठबंधन के, तो शायद वो फाइट नहीं कर पाते। इसीलिए पप्पू को निर्दलीय खड़ा करवाया गया, जो मुझे लगता है, और बीमा भारती को राजद का उम्मीदवार बनाया गया, ताकि बीमा भारती अति पिछड़ों का वोट काट सके। अब बीमा भारती इसमें कितना सफल हुई हैं यह चुनाव बताएगा, लेकिन मुझे अभी भी मैं कह रहा हूँ कि वो सीट महागठबंधन के लिए या पप्पू के लिए बहुत सेफ नहीं है। मतलब नहीं निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। आपकी क्या मत है सर इस पे? एक तो ये जैसे बिहार बहुत ही एक्साइटिंग
पॉलिटिकल टूरिस्ट लोगों के लिए रहता है चुनाव के वक्त में। जैसा पिछला चुनाव देखिएगा तो बेगूसराय एक ऐसी ही जगह थी, तो ऐसे ही इस बार हाँ लड़ रहे थे। तो इस बार चूँकि सेकंड चरण में सीमांचल का हुआ है, जिसमें कटिहार है, किशनगंज है, वहाँ कई वजहों से, एक तो AIMIM की वजह से उसकी एंट्री है उस इलाके में। और जिस सीट की बात आप कर रहे हैं पूर्णिया, ये मूलतः मैन्युफैक्चर्ड ये है, बनाया गया है। और इसके पीछे एक बड़ी पॉलिटिक्स ये है कि बिहार में इंडिया गठबंधन का कोर बेस है, आप देखिए माई समीकरण। तो और एक तो ये, दूसरी बात ये है कि जदयू और भाजपा का जो NDA गठबंधन है, पहले चरण से ही वो लग रहा है उसके बीच दरार है, बल्कि एक तरह से उसमें एक खाई दिख रही है। और ये पूर्णिया में आके, और पप्पू यादव पूरी तरह से वहाँ BJP के कैंडिडेट के रूप में हो चुके। वो खुद भी ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि भाई RSS चीफ ने मुझे फ़ोन किया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, तो कायदे से भाजपा को तो जदयू उम्मीदवार को करना था। दूसरी बात है कि उसके थ्रू, इंडिपेंडेंट्स के थ्रू, एक पूर्णिया में यही खेल आप अगले चरण में सिवान में देखेंगे कि कैसे जो मुस्लिम यादव कोर ग्रुप है उसको कैसे अनसेटल किया जाए, RJD को, इंडिया गठबंधन को। तो यहाँ यादव कैंडिडेट है, मुस्लिम कैंडिडेट, लेकिन वो भी इंडिपेंडेंट। और वहाँ भी आप यही चीज़ देखेंगे कि एक पोलराइजेशन हो रहा है एंटी इंडिया उसका। और वहाँ भी BJP के लोग, वहाँ भी जदयू का कैंडिडेट खड़ा है, तो वहाँ जदयू को सपोर्ट ना करके आप देखिए कि वो पोलराइजेशन। तो ये एक इसको अनसेटल करने की कोशिश है। जहाँ तक इनकी बात है इस कैंडिडेट के निर्दलीय की, आप मान लीजिए अभी 10 दिनों पहले आपने पार्टी का विलय कराया और अभी से ही आप टिकट चाह रहे हैं। मान लीजिए उस आदमी ने पूरा नॉर्थ इंडिया में सबसे जो सेफ जगह है बिहार, इंडिया गठबंधन को, उनको अनसेटल कर दिया अकेले इंडिपेंडेंट्स के थ्रू, निर्दलीय उम्मीदवारों के थ्रू। क्योंकि भाजपा को सबसे बड़ा धक्का अगर कहें हिंदी बेल्ट में, वो बिहार देने वाला था। तो इसके थ्रू यही काम इन्होंने विधानसभा के चुनाव में किया। मोस्ट रिएक्शनरी एलिमेंट्स था मुसलमानों का, SDPI, AIML, उसके साथ इन्होंने गठबंधन किया। उसमें इन्होंने जहां मुस्लिम कैंडिडेट थे RJD के, वहां मुसलमान उम्मीदवार खड़ा करके वोट काटने का। और सबसे बड़ी बात है, एक बहुत ही ख़राब चीज़ भारतीय इधर राजनीति में हो रही है, एक क्रिमिनल, एक मर्डरर, उतना पॉपुलर आदमी अजीत सरकार, उसके हत्यारे को आप एक दानवीर बनाने की कोशिश हो जा रही है। उसने बाढ़ में किया, उसने इसमें मदद की। पुराने समय का आप डकैतों को देखते थे तो डकैती करके आता था, 2-4 घर में बेटी का शादी करा देता था, तो क्या रहता था, मुझे डकैती कहा जाता था। तो आधुनिक डकैतों को एक आप देखिएगा कि उसको मुल्लमा, और पूरे जर्नलिस्टों को खरीद के आप पूर्णिया जाइए, पूरे देश भर के जर्नलिस्ट आपको 200 से 250 एक शहर में क्या कर रहा है, और सबको बड़े पैमाने पर पैसा दे के, लोकल जर्नलिस्ट को थोड़ा कम दे के, नेशनल लेवल को पैसा दे के खरीद के एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश। पैसा क्या पप्पू के पास आ रहा है या कहीं से बैक एंड फंडिंग हो? पप्पू यादव जाहिर है बहुत ज़माने से इंटरनेशनल लिंकेज का आदमी है। ये पूरा लैंडलॉर्ड का ये ज़मींदार ये फैमिली रहा है, आनंद मार्गी पृष्ठभूमि रही है, और एक घनघोर रिएक्शनरी एंटी कम्युनिस्ट, उसमें हत्या हुई जिसमें, और बता ऐसी कई किलिंग्स है। तो एक बहुत ही एक प्रतीक, जो बुराई का प्रतीक है, उसको एक मीडिया उसको ख़त्म करके अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट उसके पक्ष में पोस्ट लिख रहे हैं। मतलब ये पतन कितना हुआ है पत्रकारिता का भी, ये कमोडिटी हो गई है। कोई भी उम्मीदवार आता है उसको खरीद के अपने पक्ष में ही कर सकता है। तो सबका कॉन्सेंट्रेटेड एक केंद्रित अभिव्यक्ति आपको पूर्णिया में। जहाँ तक सीमांचल की बात है, सीमांचल में एक और बड़ी ताकत जो कह सकते हैं AIMIM है, जो किशनगंज से लड़ रही है, ट्रायंगुलर या फिर कटिहार सीट है। आप इन सब जगहों पर देखिए, पिछले चुनाव में इसकी महागठबंधन की सरकार बनते बनते अगर रह गई तो ये AIMIM की वजह से जो पोलराइजेशन और माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों के वोटों का जो इंडिया गठबंधन की तरह न ही जाने दिया गया, उसका ये परिणाम था। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से वो सीमांचल की पॉलिटिक्स में काम हो रहा है। और जो सेकंड चरण का चुनाव है, ये बताता है कि पहले चरण में सारे भाजपा के कैंडिडेट थे, NDA की तरफ से सारे जदयू के। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि पहले चरण के बारे में रिपोर्ट्स है कि जो जदयू का जो कोर वोट है, जैसे अति पिछड़ा है या और भी जो सामाजिक है, उसके भीतर एक कन्फ्यूजन था और उसने BJP को
से दूरी। और इस बार बीजेपी खुल के, आरएसएस चीफ खुल के अगर पप्पू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं तो बता रहा है कि ये ज़मीनी स्तर पर जदयू और भाजपा के बीच कितनी दरार बन चुकी है। सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जदयू को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। हो सकता है वो फिलहाल एक सीट लंबे समय से विधानसभा चुनाव में भाजपा ने खुद खड़ा किया, अलायंस में थी, लेकिन जदयू की सीटों पर भी एक मुखौटा खड़ा करके चिराग पासवान को उसने भाजपा के इलेक्शन में हम लोगों ने इस बार भी वही फिनोमिना दोहराया जाएगा। भाजपा के लिए सबसे बड़ा हिंदी बिहार इकलौती ऐसी जगह है पूरे उत्तर भारत में, कहीं हिंदी क्षेत्र में, जहां वो अपनी बदौलत आज तक सत्ता में नहीं आई। और इसकी बहुत वजह है बिहार में समाजवादी और कम्युनिस्ट आंदोलन, वामपंथी आंदोलन, दोनों की जो विरासत रही है, चाहे वो लालू हों, चाहे नीतीश हों, चाहे सीपीआई, सीपीएम-एमएल, ये सबसे ज़्यादा हिंदी बेल्ट में कम्युनिस्ट विधायक, केरल के बाद सबसे ज़्यादा कम्युनिस्ट विधायक यहाँ हैं। समाजवादी आंदोलन की बहुत ही सशक्त धारा रही, तो इन दोनों ने मिल के इसको अब तक रोका हुआ है और ये भाजपा के लिए एक पहेली बना हुआ है। इसलिए येन केन प्रकारेण इसको तोड़ने का, और ये सारे लोग उसी गेम ग्रैंड स्ट्रैटेजी के पार्ट। तो जदयू के प्रवक्ता साहब भी हैं हमारे पास। मैं आपसे यही पूछ लेता हूं कि भाजपा आपके कंधे पे सवार होकर सरकार में आ रही है, या फिर बार बार आप जब लगता है आपको कि आपकी सरकार अब ख़त्म हो जाने वाली है तो आप उनको उठा के अपने गोद में बैठा लेते हैं? चल क्या रहा है सर? देखिए, मैं आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के ऐतिहासिक घटनाक्रम की ओर मैं ले जाना चाहता हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1967 के चुनाव में देश में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, और उस गैर कांग्रेसवाद के नारे के तहत चूँकि तात्कालिक परिस्थितियाँ कांग्रेस के खिलाफ थी, तो उसके आधार पर जनसंघ सहित कम्युनिस्ट पार्टियों को भी एक मंच पर लाने का काम डॉक्टर लोहिया ने किया था। भारतीय राजनीति का एकमात्र इकलौता उदाहरण इस देश में आज तक है कि भारतीय जनसंघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी धारा के साथ चुनाव लड़ी और देश के 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी हुकूमत बनी। और आज बिहार में जिस बात का आप उल्लेख कर रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो विरासत है, उस विरासत के आधार पर समाजवादी पृष्ठभूमि से निकले हुए समृद्धशाली राजनेता श्री नीतीश कुमार जी हैं, और चीज़ों को बखूबी वो समझते हैं। तो आज बिहार में महिलाओं को 35% सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है, नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव में 50% का रिजर्वेशन है, और डॉक्टर लोहिया अपने ज़माने में पहली बार देश में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग को रखा था। नीतीश जी ने बहुत चतुराई के साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई को अपने साथ रखा, सरकार में रहने के साथ और सरकार में हटने के बाद भी भाजपा के बिहार में जातीय गणना कराने में भाजपा साथ रही, और उसके माध्यम से जो सामाजिक सर्वेक्षण सामने आया, आज बिहार में 65% का आरक्षण है। 10% EWS को जोड़ दिया जाए तो आज बिहार में 75% का आरक्षण है। तो यह राम मनोहर लोहिया के सपनों के आधार पर, या जो उनकी विरासत है उसके आधार पर नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, और यहाँ समाजवादी आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है। इसलिए आप जिस प्रश्न की ओर आप जाना चाह रहे हैं उसमें सफल नहीं होंगे। नहीं होंगे, इसके आगे मैं नहीं कहना चाहूँगा, नहीं होंगे। मैं इस पे 2-4 सवाल और आप ही से पहले ले लेता हूँ, क्योंकि क्या ना, मैं संतुष्ट हुआ नहीं। मुझे पता है कि आपने एक इतिहास का चादर मुझे उड़ाने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी, और ये चीज़ आप मुझे ही नहीं, बिहार की तमाम जनता को भी यही अमली जामा पहनाते हैं आप लोग। पर उस दौर में जो चीज़ें थीं, क्या आपको लगता है कि वो एथिक्स आज भी बचा हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ में? क्या ऐसा चीज़ है? कम से कम जेडीयू में आज भी वह एथिक्स बचा हुआ है। कहूँ कि नीतीश कुमार जी अपनी शर्तों के आधार पर राजनीति चलाते हैं, और उसमें एक शब्द और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि गठबंधन राजनीति के रोल मॉडल के रूप में पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी स्थापित हैं। भाई, नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आज भी विराजमान है। अगर इनकी नीतियाँ खराब होती
तो राष्ट्रीय जनता दल नहीं आता। अगर राष्ट्रीय जनता दल हमारे साथ है, आज भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी जो आदरणीय देश के गृह मंत्री हैं कहते हैं दरवाज़ा बंद है, तो फिर दरवाज़ा खुल भी जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो राजनैतिक जीवन यात्रा है, राजनैतिक जो उनकी अभी तक का सफ़र है, उस सफ़र में किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। इस काल कोठरी में बेदाग राजनीति करने वाले अभी तक के एकमात्र राजनेता के तौर पर नीतीश कुमार जी हैं। भारतीय राजनीति का नायाब उदाहरण है, जो एक साथ एक मंच पर कई पार्टी के राजनेता उपस्थित होते हैं और अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हैं। वहाँ चिराग पासवान भी रहते हैं, तो क्यों नहीं? चिराग पासवान हमारे चिराग पासवान का आज से 8 महीने पहले मेरे इंटरव्यू में आए थे दिल्ली में, और उन्होंने ऑन कैमरा रिकॉर्डेड मुझे ये बयान दिया था कि 2020 का चुनाव जब लड़ा गया तो मेरा क्लियर एक विजन था कि मुझे नीतीश कुमार को हराना है। ठीक, ऑन रिकॉर्ड है, आपको चाहिए 4 बार दिखा दूं। किसके इशारे पर कर रहे थे? किसके इशारे पर कर रहे थे? देखिए अभी जैसे ये भी एक सवाल है, यह भी एक सवाल है कि जब हम एनडीए में शामिल हो रहे थे तो एनडीए के बड़े घटक दल के रूप में बीजेपी से हमारा नेगोशिएशन हो रहा था। तो जब ऐसा लग रहा था किसी पार्टी को और किसी पार्टी प्रमुख को, तो उनको आकर के पब्लिक डोमेन में अपनी बात रखना चाहिए था। जैसे ये बात है कि नहीं, भाजपा के लिए नीतीश कितना भी उनके लिए समर्पण करें, भाजपा के लिए नीतीश भी वैसे ही दुश्मन है। और वो जैसे ही मौका मिलेगा, विधानसभा चुनाव में आपने उनको देखा, और अभी भी वो उसको, अभी आज वाले मुंगेर वाले ललन सिंह एक्सेप्शन थे, उसके पहले कोई सभा उनके बीच नहीं हो रही। दूसरी बात, आप देखिए कि भाजपा का जो सामाजिक आधार है वो जदयू के कैंडिडेट को वोट करता है या नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और मुझे लग रहा है इसमें ज़मीनी स्तर पर खाई दिख रही है, इसमें काफ़ी दरार है। अंतिम परिणाम तो चुनाव पर आने के बाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश भले उनके साथ गठबंधन हो, लालू भी, कम्युनिस्ट पार्टियां, और नीतीश के साथ भी वो वैसा ही बर्ताव कर रही है। और ये लेकिन बिहार की चुनाव में, बिहार राज्य में ऐसी दिक्कत है कि भाजपा की अभी अकेले उतनी हैसियत नहीं है कि वो इस सबके साथ टेक ऑन कर सके, सबके साथ ये कर सके। और ये इस बार के चुनाव में भी भाजपा का चक्का फंसेगा तो बिहार में ही फंसेगा। वो सामाजिक आधार में जो यहाँ मजबूत है, मैंने पहले भी कहा कि 90 से 2005 की राजनीति और 2005 के बाद की राजनीति, यानी 2024 तक की राजनीति, 90 से 2005 की जो राजनीति है वह जो है कि पिछड़े बनाम जो है अग्रों की लड़ाई होती है, और उसमें लालू यादव एक फैक्टर होते हैं और लालू यादव आगे बढ़ते हैं। आप कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग कास्ट के रूप में यादव कम्युनिटी उसको लीड कर रहा होता है। यह जो है कि 2005 में आते आते ये एरा समाप्त होता है। एक तो इनके बातों का जवाब दीजिएगा, और दूसरा कि आप बीते 5 साल में क्या विकास देखते हैं सरकारों के अदला बदली के अलावा? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है तो अब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही विकसित हो गया। अब विकास नहीं चाहिए हमको, वापस पीछे भेज दो। अभी मैं 4 दिन पहले छपरा में था और कई इलाकों में घूमते हुए कई लोगों से बातें की, बहुत सारी बातें आ रही थी। और वहाँ मेरे 2 ऐसे लोग मिले जो कुशवाहा कम्युनिटी से थे। तो उन्होंने कहा कि अब तक हम नीतीश जी को, मोदी जी को वोट देते रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा अदला बदली से वो नाराज़ थे कि ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये छपरा का मैं बता रहा हूँ। मैं एक मंदिर में गया, वहाँ का एक पुजारी था, उसने कहा कि इस बार रूडी जी हारेंगे, ये निश्चित मानिए। बगल में महाराजगंज कंस्टिट्यूंसी, उसने उसके बारे में भी कहा कि सिर्फ अयोध्या में मंदिर बन रहे हैं, हमारे मंदिरों का क्या होगा। और वो मंदिर था कौशल्या उद्धार जो कहते हैं, छपरा में रिविलगंज के पास वो मंदिर था, अहिल्या उद्धार का, सॉरी। तो कहते हैं कि इसका विकास नहीं हो रहा है। क्या सब कुछ अयोध्या में ही होगा? क्या हम रोज़ अयोध्या जा पाएंगे? क्या हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले के रहने वाले लोग अयोध्या में जाके पूजा करेंगे? कि हमारे जो गली मोहल्ले हैं, हमारा जो मंदिर है, उसका कोई विकास नहीं हो रहा है। तो लड़ाई बहुत मुश्किल है। ये कुछ लोगों को लग सकता है कि बहुत ही इंडिया के लिए आसान है, आसान नहीं होने वाला। 400 पार वाला जो नारा चल रहा है, इजीली ये सब नैरेटिव सेट किया जाता है
क्यों 400 पार की बात आप कर रहे हैं? आपने 10 साल में अगर काम किया तो आप कई हम विकास के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। 2014 में जब ये आए थे बहुत महंगाई, बेरोजगारी, विकास सारा कुछ चिल्लाते थे। 19 में इनका पुलवामा था। इस बार आप देखिए कि पहले फेज के वोटिंग से पहले तक मोटे तौर पे बातें चल रही थी। जैसी पहले फेज में ज़रूर ये इनको फीडबैक रहा होगा कि हमारी हालत अच्छी नहीं है, तो फिर से कहाँ चले गए। भारतीय जनता पार्टी बगैर हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान के जीवित ही नहीं रह सकता है। वैसी पार्टी, उनको आना ही आना है। और अभी आप फिर से देखिए कि 2 दिनों पहले प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच का स्टैंडर्ड कितना लो कर दिया, कितना गिरा दिया। बड़ा दुखद होता है। महंगाई, मीडिया के द्वारा एक परसेप्शन बनाए जाने की कोशिश हो रही है कि यही सारे मुद्दे हैं, राम मंदिर, जाति, धर्म, जबकि आम आदमी से बात कीजिए। वैशाली और कई इलाकों में हमने घूमा है, वहाँ के लोग परेशान हैं बेरोज़गारी से, महंगाई से, नौजवानों के पास काम नहीं है, साधनों की भारी कमी आई है और नीतीश कुमार के प्रति भारी नाराज़गी है। ये लंबे समय से उनकी जो आवाजाही चल रही से बहुत लोग उबे हुए हैं और मुझे पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन जहाँ भी आप बात कर रहे हैं, जहाँ भी मैं बात कर पा रहा हूँ, मैंने कई लोगों से बातें की तो सब ने कहा कि एक तेजस्वी यादव इमर्जिंग लीडर है, जो पिछले कुछ वर्षों में उनको जो नौकरियां मिली या जो कम से कम मिला और मिलने के अलावा जो उम्मीदें थी कि और आगे मिलेंगे, तो उसने एक तेजस्वी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर लोगों के मन में पैदा किया है। लोग उसको फ्यूचर में एक लीडर के रूप में देख रहे हैं। और इस बार लोकसभा के चुनाव में कम वोटर कम पोल हो रहा है, वो भी, और महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं और लोग बोल नहीं रहे हैं। ये जो चुप्पी है ये क्या दर्शाता है? सवाल है कि मीडिया जानबूझकर ऐसा भी करता है कि हमको नागरिक बोध नहीं होने देता है। हम नागरिक बन ही नहीं पाते हैं। जातियों में, धर्मों में लगातार पब्लिक निकलना चाहती है, लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं वो बार बार खींच के हमको वहीं ले जाके रख देते हैं। उनके पास वो पिछड़ गए हैं, जनता आगे है, आगे देख रही है, आगे जाना चाहती है, लेकिन परिस्थितिवश हमारे लीडरान जो हैं वो हमको वापस पीछे ले जाना चाहते हैं और ये मुद्दे बनाए जाने की कोशिश हो रही है। वरना अगर आप राम मंदिर, हिंदू, मुसलमान, इस बात पर चर्चा करना मीडिया बंद कर दे और बिल्कुल फेयर रूप से आप जाके लोगों से पूछे, किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, वो स्कूल चाहता है, वो कॉलेज चाहता है, वो रोज़गार चाहता है, वो सुकून चाहता है ज़िंदगी में। और इस बार मोदी जी की राह कठिन है। एक बेसिक चीज़ बताइए कि बिहार किन मुद्दों पर वोट करना चाहता है, उसके प्राइमरी जो मुद्दे हैं वो क्या है? देखिए, मैं देख पा रहा हूँ, कुछ जेपी जी ने भी बताया। एक चीज़ तो मैं देख रहा हूँ कि राम मंदिर मुद्दा नहीं है बिहार में। राम मंदिर मुद्दा नहीं है। राम मंदिर की स्थापना होती है और 2 दिन के बाद बिहार में कर्पूरी जयंती के अवसर पर उससे बड़ी भीड़ बाहर निकलती है और उसके बाद जो राम मंदिर का मुद्दा जो बैकफायर करता है, अभी तक राम मंदिर का मुद्दा नहीं बन पाया। यहाँ जो बिहार में विकास के एजेंडे हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ मूल रूप से कास्ट इक्वेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। विकास तो है ही, कास्ट इक्वेशन फैक्टर है। अब जब डेवलपमेंट की बात होगी तो यहाँ महागठबंधन भी जो है, आरजेडी बहुत परफॉर्म नहीं कर पाएगी। जैसे अभी जैसे जेपी जी बता रहे थे कि आरजेडी तो कह रही कि हमने इतने लाख नौकरियां बांट दी। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 4 लाख जो है रोजगार हमने दिया। शिक्षा मंत्री इनके थे, इनके शिक्षा मंत्री क्या कर रहे थे? रामायण बाँच रहे थे। पूछिए उनसे कि उनके स्वास्थ्य विभाग में कितनी बहालियाँ हुई। तो तेजस्वी यहाँ पर नीतीश को यहाँ पर जो है बैकफुट पर नहीं ढकेल सकते हैं। हाँ, यहाँ कास्ट इक्वेशन की राजनीति है। महागठबंधन के पास एक कोर वोटर है अपना, एनडीए के पास भी है। जो महागठबंधन को यहाँ फ़ायदा हो रहा है वो इनके कारण नहीं हो रहा है, वो हो रहा है एनडीए में जो कन्फ्लिक्ट है उसका फ़ायदा हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, एनडीए का जो कन्फ्लिक्ट है इसका फ़ायदा जो है कि सिर्फ यहाँ नहीं, काराकाट में होने जा रहा है। अब काराकाट में CPI-ML का उम्मीदवार कितना मेहनत करता है, कितना आगे बढ़ पाता है, ये उसकी योग्यता पर है। काराकाट का कन्फ्लिक्ट जो होगा, पवन सिंह खड़ा होंगे
और राजपूतों का वोट काटेंगे, सीधा इफेक्ट आरा पर पड़ेगा। जैसे आपने पूछा कि सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में बेरोजगारी पूरे देश में है, बिहार अलग नहीं है। लोगों को नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने जो नौकरियां थी उसको आप सोचिए, अडानी की कितनी संपत्ति थी 2014 में? 50,000 करोड़। 19 में कितनी हुई? 1 लाख करोड़। 22 में कितनी हुई? 12 लाख करोड़। और एक औसत आदमी की जो मजदूरी है 10 साल पहले थी, आज भी उतनी ही है, अगर इन्फ्लेशन को ये अगर जोड़ देते तो एक तरफ तो बिहार में लड़ाई है, एक तरफ चमकता भारत की, दूसरी तरफ तड़पता भारत। तो तड़पता भारत चमकते भारत के खिलाफ खड़ा है, यही बिहार का मैसेज है। लालू प्रसाद जी का लड़का जो है तेजस्वी जी, इन्होंने बताया कि नौकरी एक स्टेटस नहीं, लेकिन नौकरी का आइडियोलॉजी लाना, नौकरी का चर्चा करना नीतीश कुमार ने नहीं किया था। उतना साल से नौकरी इन्होंने नहीं बांटा, क्यों? इनके साथ आने के बाद इसने इस चीज़ को टर्न अप करने का काम किया। एज ए आप मालिक थे, मुख्यमंत्री थे, काम आपका काम था वो, नॉट फॉर यू। एवन दैट आज भारत की अर्थव्यवस्था आज इतनी कमज़ोर है, इसका दोषी कौन है? उस पर जवाब लेते हैं पहले। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, थोड़ा ज़्यादा बोल गया, थोड़ा इसमें मैं करेक्शन करना चाहता हूँ कि जो बिहार में नौकरियों की बात है, तो नीतीश के एरा को देखना होगा। आप 90 से लेकर के 2005 के देखें, ये आंकड़ा है कि लालू प्रसाद जी की और राबड़ी जी के कार्यकाल में कितने नौकरी हुए। नीतीश कुमार ने नौकरी कह करके कि हम नौकरी दे रहे हैं, डंका पीट करके नौकरी नहीं दिया, ये बात सच है। लेकिन रेगुलर वैकेंसीज रही है। पिछले रास्ते से नहीं, पिछले रास्ते से नहीं, वैकेंसीज आई तो हुआ कहाँ? नहीं, अरे भाई किस में इंजीनियरिंग कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, पॉलिटेक्निक कॉलेज बने, वहाँ बहालियाँ हुई कि नहीं हुई? क्या है ना, राजनीतिक वाली सारी बातें हुई, थोड़ी सी और राजनीति आएगी। एक सेकंड, ये एंटरप्रेन्योर है हमारे साथ। रजनीश जी, क्या काम करते हैं आप? क्या आपका व्यवसाय है? क्या स्टार्टअप है? हमारा स्टार्टअप है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के क्षेत्र में और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में। और बिहार में मैं 2021 से कार्यरत हूँ और इस साल बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड सेकंड रनअप का भी मेरे को मिला। क्या बना रहे हैं आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में? क्या क्या बना रहे हैं? हम लोग दिव्यांग जनों के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाते हैं, ई साइकिल बनाते हैं, ई बाइक बनाते हैं और हमारा अभी ई ट्रक का एक प्रोजेक्ट है, वो अभी चल रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक रिसाइकलिंग की जो मशीनें हैं वो हम बिहार के पहले मैन्युफैक्चरर हैं जो हम इस चीज़ को बिहार में कर रहे हैं। और अभी जो चर्चा चल रही थी यहाँ पे, तो आज ये जो व्यवस्था वर्तमान में बिहार में है, इसके कारण ही हम जो लोग IIM से पढ़े हुए हैं 10 साल 15 साल कॉर्पोरेट में बिताने के बाद बिहार में आकर के अपने उद्योग धंधों को विस्तार कर रहे हैं। और बिहार में जो संभावनाएं हम देख रहे हैं वो असीमित संभावना है। इतना स्पेस मिल रहा है फिलहाल और सपोर्ट। वर्तमान में अगर हम बिहार गवर्नमेंट के जो उद्योग विभाग है इसका अगर बात करेंगे तो मतलब सोचने से भी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और अगर किसी दूसरे स्टेट से कंपैरिजन करेंगे तो किसी दूसरे स्टेट के बनिस्बत यहाँ पे सपोर्ट अभी अच्छा है। आपको मैं बता दूं कि अभी बगल में ही मौर्या कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ जो आपका कोवर्किंग स्पेस बिहार के किसी भी स्टार्टअप के लिए जो प्रोवाइड होता है उसका चार्ज पूरे भारतवर्ष में मिनिमम है। अगर यही आप गुजरात में जाएंगे तो चार्जेस हाई है। तो क्या है यहाँ के चार्जेस? यहाँ के चार्जेस मात्र आपको 1,000 रुपये में एक सीट आपको मिल जाता है। अगर 2 एम्प्लॉय हैं आपके तो आपको हार्डली 2,000 रुपये प्लस GST जो होता है वो, हाँ, सारी फैसिलिटी के साथ आपको वाईफाई का सुविधा मिल रहा है, इंटरनेट का सुविधा मिल रहा है, आपको मीटिंग रूम मिल रहा है, 2 टाइम्स चाय और कॉफ़ी की भी व्यवस्था है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। ये गवर्नमेंट ने स्टार्टअप शुरू किया है, मतलब स्पेस दिया है। हाँ, ये जो है कोवर्किंग फैसिलिटी जो है ये बिहार गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और पटना में 2 कोवर्किंग स्पेस है, एक मौर्या कॉम्प्लेक्स में और एक फ्रेजर रोड में। पर ये तो बहुत सारे लोग के लिए मुश्किल होगा ना उसको पा लेना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। आपके पटना में मैंने कुछ और कोवर्किंग स्पेस के बारे में सुना है जो अप्रॉक्सीमेटली 3,500, 4,000, 4,500 के आसपास चार्ज करते हैं पर सीट, है ना। तो यहाँ पे
सब सारी भीड़ यहाँ पे आएगी तो स्पेस और उतना जगह कहाँ मिलेगा? जो भी स्टार्टअप बिहार स्टार्टअप से रिकॉग्नाइज हैं उनके लिए ये जगह पूर्णतः ओपन है। अच्छा, ये स्पेसिफिक की गई है। हाँ, एग्जैक्टली। और जो इसकी सीटिंग कैपेसिटी है वो इनफ है कि पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों के स्टार्टअप के लिए यहाँ पे जो व्यवस्था है वो उपलब्ध रहेगा। इसके अलावे जैसे भागलपुर जैसे जो जिला हैं तो वहाँ भी बिहार गवर्नमेंट अभी आपका कोवर्किंग स्पेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रयास कर रही है। तो आप बताइए रजनीश कि आपको क्या मतलब और कमियां नज़र आ रही हैं बिहार में, जो अगर ये सरकार आती है दोबारा या फिर अगले साल फिर से असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, प्रायोरिटी पे उनको ठीक करना चाहिए? सर, अगर बहुत गहराई से देखेंगे तो अभी बिहार का एक स्वर्णिम युग चल रहा है, क्योंकि पिछले 70 सालों में आज़ादी के बाद इतने सारे बिहार के युवा जो बाहर में कार्यरत थे, है ना, आईएम से पास आउट किए बाहर चले गए या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से पास किए बाहर गए, तो बाहर जाने का दौर था। अभी जो दौर है वो बाहर से बिहार आने का दौर है ना। और जैसे सिर्फ मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, कौशलेंद्र जी हैं, वो आईएम अहमदाबाद से थे, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और नेशनल क्या इंटरनेशनल जगत पे उनका नेम है। तो एक सत्तूज करके हमारा स्टार्टअप है, वो भी बहुत अच्छा अभी कर रहा है, बिहार में आकर के ही सारे लोग कर रहे हैं अच्छा। तो अभी क्या है, अभी जो माहौल जो वातावरण बिहार में बन रहा है उसमें पढ़े लिखे बिहार के युवा जिनकी मानसिक क्षमता बढ़िया है, सबल है, वो बिहार में आकर के अपना कार्यक्षेत्र बना रहे हैं और बिहार के उद्योग जगत को तीव्रता दे रहे हैं। देखिए रजनीश, आप आईएम से पढ़े लिखे हैं, एक स्टार्टअप कर रहे हैं, आपने कई साल कॉरपोरेट में गुजारा है। ऑलरेडी मैं भी एक मीडिया में, आजकल मीडिया भी कॉरपोरेट हो चुका है, मैं अपने आप को क्लीन चिट नहीं देता हूँ, वेरी क्लियर। जो सच्चाई है, बिहार मैंने भी घूमा है, आपने भी घूमा होगा, और मैं खुद भी बिहार से आता हूँ, बस रहना कम हुआ है, लेकिन 27 ज़िले में भी घूम चुका हूँ बिहार के, तो मुझे पता है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है, इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल। हायर तो अलग की बात आ गई, ठीक है। दूसरा, आपसे अगर कभी बाहर और दिल्ली में जाके या बॉम्बे में जाके कोई पूछ देना तो आप एक ही चीज़ कह देते हैं, जी हमारे पास इतने IAS IPS निकलते हैं वगैरह, पर आपने कभी काउंटर नहीं किया कि यहाँ से तो निकलते नहीं हैं, उन्हें भी एजुकेशन के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। यहाँ पे वो इकोसिस्टम उस तरीके से अभी डेवलप नहीं है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि IIM के रजनीश, जो यहाँ पे कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो इस बात को भी मुखरता से एक्सेप्ट करें और बोलें कि सरकार यहाँ पे लैग कर रही है। क्या नहीं कर रही है सरकार लैग? ये वास्तविकता है, और ये इस वास्तविकता का जो मेन वजह है, अगर मैं देखूंगा गहराई में जाकर तो आपको पता चलेगा जो मानसिकता है लोगों का। आप ग्रेजुएट है ना, आपके पास डॉक्यूमेंट है कि आप BSc ग्रेजुएट हैं, और आप में कैपेबिलिटी नहीं है कि आप एक प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा सके, ठीक है। तो ये बात बहुत गंभीरता वाला है, इसको सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, बिहार के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि भाई हम जिन लोगों, जो लोग कहाँ पढ़ाएगा। हमारी बिहार में गरीबी है, बिल्कुल गरीबी है, मान रहे हैं ना, उनके लिए प्राइमरी एजुकेशन पाने का सस्ता और सुविधा क्या है? हेल्प वही है ना, प्राइमरी स्कूल में जाएगा, फिर मिडिल में जाएगा, फिर हायर सेकेंडरी में जाएगा। वही जब बेसिक एकदम हम स्ट्रांग नहीं करेंगे तो कैसे वो नया कुछ लेके आएगा सर? नहीं, ये बात तो है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यूपी में नहीं होगा या अन्य जगहों पे नहीं होगा, बिहार की बात कर रहे हैं हम। नहीं, सभी जगह पे है। और इवन पता है, थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले मैंने यहाँ पे एक बात कही थी कि बिहार के ही एक नेता, मैंने फिर कह रहा हूँ कि नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने कहा कि बिहार में स्किल सेट नहीं है। वो कौन पैदा करेगा? टैक्स तो आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ। वो स्किल सेट बनाने का पहला प्लेटफॉर्म तो एजुकेशन बेस है, वो आप बना नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं, सिस्टम में होके आप कह रहे हैं ये बात कि स्किल सेट नहीं। देखिए, ये है, और इसमें समय भी लगेगा, क्योंकि आप अगर कल्चरल चेंजेस की बात करते हैं, ये पूरी कल्चरल चेंजेस की बात आ गई, क्योंकि अभी जो टीचर उपलब्ध हो रहे हैं वो भी इसी समाज के देन है। अगर हम बोलेंगे कि जो शिक्षक आ रहे हैं, जो ग्रेजुएट कर रहा है, इवन जो आज के डेट में इंजीनियरिंग कर रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि भाई अगर वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं किया, इसमें सरकार दोषी है, तो ये हास्यास्पद होगा। एक परसेप्शन ये लगभग 20-25 वर्षों से चलाया जा रहा है कि पब्लिक को करना चाहिए। शहर की सफाई, शहर आपका है, आप साफ कीजिए। नगर निगम बंद कर दो, सरकार क्या करेगी? स्कूल आपका है, आपको चलाना, आपको देखना चाहिए, तो फिर सरकार क्या करेगी?
तो ये दरअसल ये जानबूझकर पूंजीवादी व्यवस्था के तहत इस तरह के परसेप्शन क्रिएट किए जाते हैं कि शहर आपका है, देश आपका है, सब आप कीजिए। तो आखिर सरकार हम चुनते क्यों हैं? जब स्कूल हम चला लेंगे, कॉलेज भी जनता ही चला लेगी, नौकरी जनता ही देगी, तो सरकार क्या करेगी? ये सरकार का काम है शहर साफ करना, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है अपना घर साफ करना, घर की गंदगी निकाल के जो जगह वहाँ डालूँ। बाकी नगर निगम में एम्प्लॉय हो, कर्मचारी हो, उनको नौकरी मिले परमानेंट, तब जाके वहाँ से वो सड़क साफ करना मेरा काम नहीं है। और किसी भी पब्लिक का काम सड़क को साफ करना नहीं होना चाहिए, गंदा करना भी नहीं है, लेकिन साफ सफाई करना सरकार का काम है। नगर निगम में एम्प्लॉय नहीं है, साफ चले चाहिए। विधानसभा से लेकर या सचिवालय तक में सबसे ज़्यादा छठवीं 4th ग्रेड कर्मचारियों की होती है, भाड़े पर रखे जाते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है? प्राइवेट सिक्योरिटी हर जगह, बैंक से लेके इवन पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तर तक में देखिएगा कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी है। उनको 15,000, कहीं 14,000, कहीं 20,000 सरकार देती है। और वो कंपनी अपने रिक्रूट किए हुए एम्प्लॉय को कितनी देती है? 8,000, 10,000। सरकार 20,000 में पुलिस क्यों नहीं रखती है? तो ये जानबूझकर देखिए निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है कि आप सब कीजिए। भाई साहब कह रहे थे इतना स्टार्टअप फलाना, बिहार में जो लौट के कुछ लोग आ रहे हैं ना, अपनी ताकत से कर रहे हैं। बैंक कितना परसेंट कि बाहर में मंदी है, कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं, बाहर में कोई काम नहीं। और ये इससे न्यू लिबरल दौर है ना 91 के बाद, उसमें स्टेट अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाता है। भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा? क्या कि आप भ्रष्ट मत होइए तो ठीक हो जाएगा। सफाई कैसे हुई? आप अपने घर की सफाई कीजिए, फिर स्टेट क्या करेगा? स्टेट की जिम्मेवारी को, राज्य की जिम्मेवारी को बहुत करीने से शिफ्ट कर देता है पब्लिक पर, जनता पर। और बिहार को ये न्यू लिबरल प्लेग्राउंड का, जिसको स्किल ट्रेनिंग से कहीं कुछ नहीं पहुंचना है। बिहार की तरक्की का रास्ता एक ही है, एग्रीकल्चर है। अभी भी 85% लोग खेती पर है, तो खेती को, लैंड एंड लेबर के रिलेशनशिप को बदलना होगा। उसमें सबसे सेंट्रल चीज़ है 2 चीज़, लैंड रिफॉर्म और जो नीतीश कुमार ने लागू किया था मुचकुंद कमेटी, उसका 2 ही रिकमेंडेशन था, कॉमन स्कूल सिस्टम और लैंड रिफॉर्म। ज़मीन जो बड़े बड़े लोगों की उसको काट के, बिहार में सबसे ज़्यादा मुश्किल तो यही है लैंड रिफॉर्म कर पाना। लैंड रिफॉर्म और कॉमन स्कूल सिस्टम, प्राइवेट सेक्टर को बंद करे, पूरा पब्लिक सेक्टर। आज देखिए मैंने अपना आँख चेकअप कराया मात्र 5 रुपये में, अति विशिष्ट इसी सरकार ने हॉस्पिटल करा। आप चले जाइए, प्राइवेट को बंद होना चाहिए। खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 चीज़ हमेशा स्टेट के हाथ में रहे। पूरे देश में खासकर नरेंद्र मोदी के आने के बाद 10 साल से भयानक कोशिश न्यू लिबरलिज्म का जो बनाया जा गया, सब चीज़ प्राइवेट के हाथ में। तो फिलहाल हम लोगों ने बिहार की पूरी राजनीति पे बातचीत की, क्या मुद्दे हैं प्राइमरी उन पे बातचीत की। स्कूल, एजुकेशन, रोजगार तो मतलब हमेशा से चलते आ रहा है। जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार गठबंधन में थी तब भी बहुत सारे ऐसे वादे किए गए और अब पार्टी पलट चुकी है, एनडीए के साथ है। एनडीए को लेकर के भी लोगों के अलग अलग मत हैं कि इस बार बिहार में शायद एनडीए गठबंधन की सीटें कम आए। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या जो राम आए हैं अयोध्या में वो बिहार के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ये तो जनता तय करेगी और 4 जून को इसके बारे में पता चलेगा। फिलहाल यहाँ से सिर्फ इतना ही, कल किसी दूसरे ज़िले से आपको ऐसी ही कोई बातचीत दिखाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति और बिहार के जो लोग हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ वोट डाल रहे हैं और किसे जिताना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।